आर्यन सारी बातें सुनकर बहुत दुखी हो गया। वो छत पर आ गया। रह रहकर उसको रिधिमा का चेहरा याद आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता कि जब रिधिमा को सच्चाई पता चलेगी तो उस पर क्या बीतेगी। हर बात पर अपने मम्मी पापा के दिए संस्कारों को याद करती है, उनकी बातें बताती है। कैसे सहेगी इतना बड़ा सदमा। आर्यन ऊपर आसमान की तरफ देखकर उसके साथी क्यों। आर्यन को समय का अंदाजा नहीं होता। इधर सिद्धार्थ उसको फोन कर कर के परेशान हो जाता है। रिंग जाने के बाद भी आर्यन फोन नहीं उठा रहा था। आर्यन इतना खोया हुआ था कि उसको फोन की रिंग सुनाई ही नहीं दे रही थी। सब खाना खाकर अपने अपने घरों को निकलने के लिए रेडी होते हैं। अविनाश जी, संजय जी से आपसे मिलकर अच्छा लगा भाई साहब। एक उम्मीद की किरण मुझे और पद्मा को मिली है। संजय, आपको देखकर लगता है कि दुनिया में अभी भी प्यार, दोस्ती और इंसान जिंदा है। सब फिर मिलने का वादा एक दूसरे से लेकर सबने विदा ली। सिद्धार्थ रिधिमा को सी ऑफ करने आया और उसने ध्यान दिया रिधिमा किसी को ढूंढ रही है। सिद्धार्थ, आर्यन पता नहीं कहाँ बिना बताए चला गया। रिधिमा, ओह कॉल कर लीजिए। सिद्धार्थ, तुम करके देखो, मेरी तो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। रिधिमा, सिद्धार्थ वो हम। इतने में रिधिमा ने छत की तरफ देखा। देखिए वो रहे आर्यन छत पर हैं। सिद्धार्थ ने पलटकर देखा। ओके, तो ये बंदा यहाँ है, मैं उसको लेकर आता हूँ। रिधिमा, श्योर, हम तब तक घर चले जाएंगे। बाय सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ, इतनी देर से उसको ढूंढ रही थी, मिल तो लो। रिधिमा मुस्कुरा उठी। हम आर्यन को नहीं, आर्यन की सुक्कू को ढूंढ रहे थे। वो देखिए वो रही। सिद्धार्थ बिना सुकीर्ति की तरफ देखे। ओके देन, बाय, गुड नाइट। सिद्धार्थ छत की तरफ आते हुए बड़बड़ाता जा रहा था। रिधिमा को जरा भी परवाह नहीं हो रही कि आर्यन उससे मिलने नहीं आया। सही कहता है आर्यन, इस लड़की के दिल में फीलिंग्स जगा पाना मुश्किल है। छत पर पहुंचकर सिद्धार्थ आर्यन से, आर्यन कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें मैं, इतनी कॉल्स की, और तो और तू रिधिमा को सी ऑफ करने भी नहीं आया। क्या हुआ। आर्यन अभी भी खोया हुआ होता है। सिद्धार्थ दो तीन बार उसका नाम पुकारता है। फिर सिद्धार्थ ने उसको कस के झिंझोड़ दिया। सिद्धार्थ, आर्यन सब ठीक है ना। आर्यन सिद्धार्थ को गले लग जाता है। ये पहला मौका था जब आर्यन ने सिद्धार्थ को गले लगाया था। दोनों के बीच की दोस्ती थी ही ऐसी कि कोई भी इमोशन दोनों एक दूसरे से बेहिचक शेयर कर लेते थे। सिद्धार्थ किसी तरह आर्यन को सामान्य करके छत पर लगी हुई बेंच पर बैठा देता है। आर्यन धीरे धीरे सारी बात सिद्धार्थ को बताता है। सब सुनकर सिद्धार्थ अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। सिद्धार्थ, ये तो बहुत सीरियस मैटर है आर्यन। आर्यन, वो सह नहीं पाएगी, टूट जाएगी। सिद्धार्थ, अभी प्लीज उससे कुछ मत कहना। अपना एटीट्यूड भी उसके प्रति नॉर्मल रखना। ये मैटर बड़ों को ही हैंडल करने दो। आर्यन कुछ नहीं कहता। सिद्धार्थ उसके लिए खाना लाने चला जाता है। सिद्धार्थ के बहुत जोर देने पर वो थोड़ा बहुत खाकर सिद्धार्थ के कमरे में आकर लेट जाता है। उससे रहा नहीं जाता तो वो रिधिमा को कॉल करता है। रिधिमा बहुत अलसाई आवाज में फ़ोन उठाती है। रिधिमा, हेलो आर्यन। आर्यन, बिना नाम पढ़े ही जान गई है ना। रिधिमा, इतनी रात में और कौन ही हमें कॉल कर सकता है। आर्यन, हाँ, ये हक सिर्फ मुझे दिया है भगवान जी ने। रिधिमा, बताइए किस लिए किया कॉल। आर्यन, ठीक तो हो ना। सी ऑफ ना कर पाने के लिए सॉरी। रिधिमा, गुड नाइट आर्यन। आर्यन, प्लीज फ़ोन मत काटना, ऐसे ही बातें करती रहो। आर्यन, प्लीज रिधिमा, बस थोड़ी देर। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सबसे छुपाकर कहीं दूर ले जाऊं, तुम्हें खूब प्यार दूं, सेफ्टी दूं, सिक्योरिटी दूं। आई लव यू सो मच रिधिमा। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। आर्यन, हेलो रिधिमा। रिधिमा, सो गई क्या रिधिमा। आर्यन फिर म्यूजिक प्लेयर ऑन करके तेज आवाज़ में गाना चला देता है और मोबाइल बिल्कुल स्पीकर के पास ले जाता है। उधर तेज आवाज़ में गाना सुनकर रिधिमा हड़बड़ाकर उठ जाती है। रिधिमा, हेलो। हेलो कौन। आर्यन म्यूजिक बंद कर देता है और जोर से हंस देता है। रिधिमा, यू आर क्रेजी, कंप्लीटली मैड। रिधिमा गुस्से में मोबाइल स्विच ऑफ करके सो जाती है। आर्यन को बड़ा मज़ा आता है। वो भी हंसते हंसते सो जाता है। आरती जी और संजय जी गेस्ट रूम में। संजय,
आरती, तुम मामले की गंभीरता समझ रही हो? ये कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है। आरती, एग्जैक्टली। भूत प्रेत के बहाने संजय और मानसी को डराने की कोशिश की गई है। असली मकसद कुछ और है। अब तुम क्या करोगे? संजय, मैटर राजस्थान के गांव का है। वहाँ की पुलिस फोर्स से मदद लेनी पड़ेगी। रिटेन परमिशन चाहिए होगी। बहुत पेपर वर्क और एविडेंसेस चाहिए। आरती, तो क्या ये केस बीच में छोड़ दोगे? संजय, बिल्कुल नहीं। जो बन पाएगा वो मैं करूँगा, लेकिन संजय और मानसी को सेफली उनके घर पहुँचा कर रहूँगा। आरती, गुड लक। पद्मा जी और अविनाश जी फोन पर सारी बात मानसी जी और संजय जी को बता देते हैं। मानसी, ये आप लोगों ने क्या किया? इतने साल तक हम अपना अस्तित्व छुपाकर ऐश्वर्या की सुरक्षा कर रहे थे और आप लोगों ने एक झटके में सब खत्म कर दिया। क्यों किया ऐसा, बताइए। संजय, शांत हो जाओ मानसी, कम से कम उन्हें अपनी बात कहने तो दो। बोलो अविनाश तुम। पद्मा, मानसी मेरी दोस्त हो तुम। तुम्हारे दोस्त संजय ने मुझे वचन दिया है कि वो तुम लोगों का खोया हुआ अस्तित्व वापस दिलाकर रहेंगे। प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करो तुम दोनों, प्लीज़। मानसी, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरी ऐश्वर्या सही सलामत वापस चाहिए बस। संजय, लेकिन संजय जी ये सब करेंगे कैसे? अविनाश, वो कुछ प्लान कर रहे हैं, तुम लोग चिंता मत करो। संजय जी हमें बहुत नेक दिल इंसान लगे। पद्मा, फिंगर्स क्रॉस। आर्यन की रिद्धिमा से मिलने की दोबारा हिम्मत नहीं हुई। वो बेमन से वापस प्रयागराज पहुंच गया। बीच में सुकीर्ति और सिद्धार्थ का बर्थडे भी पड़ा, लेकिन आर्यन सिर्फ औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल होने आया था। रिद्धिमा से बस उसने उसका हालचाल पूछा और अपना ख्याल रखने का बोलकर वापस अपने फ्लैट लौट आया। हाँ, वो फ़ोन रोज करता था रिद्धिमा को। दिसंबर में रिद्धिमा का बर्थडे जब दोबारा पड़ा, तब भी सब बस एक रेस्टोरेंट में मिले और वापस चले गए। यही हाल आर्यन के बर्थडे के टाइम भी था। रिद्धिमा को लगने लगा शायद आर्यन बस उसके प्रति इन्फैचुएट हो गया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो रोज रिद्धिमा को कॉल क्यों करता था। वो भी रोज बस एक बात पूछता कि वो ठीक है या नहीं, और फिर प्लीज़ टेक केयर कहकर कॉल कट कर देता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, जिस कॉलेज में सिद्धार्थ और आर्यन पढ़ते थे, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद नेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज ने कैंप्स प्लेसमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। आर्यन और सिद्धार्थ ने डटकर मेहनत की। 15 दिनों बाद रिजल्ट आया। इसमें आर्यन का प्लेसमेंट एसेंचर में हुआ और सिद्धार्थ का बायजूस में। स्टार्टिंग सैलरी आर्यन की 60,000 पर मंथ और सिद्धार्थ की 40,000। दोनों ही बहुत खुश हुए। आर्यन ने ये बात सबसे पहले अपने मॉम डैड और अरुणिमा से शेयर की, फिर रिद्धिमा को कॉल किया। आर्यन, हेलो रिद्धिमा, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया है। उसने अपनी सैलरी, कंपनी का नाम सब उसे बताया। रिद्धिमा, वाओ, बहुत बधाई आपको आर्यन, सो प्राउड ऑफ यू। आखिर जो चाहते थे मिल गया। आर्यन, फिलहाल तो नहीं, लेकिन अब मिलने की उम्मीद बंध गई है। रिद्धिमा, भगवान जी आपके साथ सब अच्छा करें। आर्यन सिद्धार्थ के साथ उसके घर आया और अपने बुआ और फूफा जी के पैर छुए। सबके साथ वो बहुत खुश था। दूसरे दिन ही उसने अपने पापा से कहकर धनंजय चाचा को बुला लिया था। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर अपने पेरेंट्स के चेहरे देखना चाहता था। रिद्धिमा की वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव उसके जीवन में आया था। वो ये कि उसको अपने पेरेंट्स की पहले से ज़्यादा कद्र होने लगी थी। प्रयागराज जाने से पहले उसने अपना फ्लैट खाली किया। आर्यन थोड़ा भावुक हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ को बुला लिया। सिद्धार्थ, जाने से पहले रिद्धिमा से मिल ले। आर्यन, वापस आऊँगा, जाना तो लखनऊ से ही है। सिद्धार्थ, चलो एक चीज़ अच्छी रही कि हम दोनों को बेंगलुरु सिटी मिली। आर्यन, अपनी जान से दूर जा रहा हूँ। सिद्धार्थ, अपनी जान को अगर हमेशा के लिए अपना बनाना है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरे दिन आर्यन प्रयागराज निकल गया। वहाँ से सारी ज़रूरत का सामान लेकर अपने मॉम डैड और अरुणिमा से इमोशनल फेयरवेल लिया उसने। फिर कॉलेज जाकर आर्यन और सिद्धार्थ ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की।
इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स लेकर उन दोनों ने बेंगलुरु की फ़्लाइट बुक की। जाने से पहले आर्यन ने रिद्धिमा को लंच पर अपने फ्लैट बुलाया। उसने रिद्धिमा से झूठ बोला कि सारे दोस्त इनवाइट हैं, जिससे कि रिद्धिमा मना ना करे। रिद्धिमा दोपहर में कार ड्राइव करके पहुंची। आर्यन ने दरवाज़ा खोला। आज पूरे 6 महीने बाद आर्यन रिद्धिमा को देख रहा था। वो हमेशा की तरह सबसे खूबसूरत और मासूम लग रही थी। रिद्धिमा, क्या हुआ? लंच हमें बाहर ही कराएंगे क्या? आर्यन, ओ वो आओ, अंदर आओ। रिद्धिमा, कोई आया नहीं अभी तक। आर्यन उसको बता देता है कि वो उसके साथ कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहता था। रिद्धिमा, आर्यन आर्यन भरोसा रखो, कुछ गलत नहीं करूँगा। रिद्धिमा हंस देती है। आर्यन, चलो मेरी किचन में हेल्प करो लंच बनाने में। रिद्धिमा, लेकिन हमें कुछ नहीं आता। आर्यन, आता तो मुझे भी कुछ नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। दोनों मिलकर किचन में जुट जाते हैं। आर्यन ने चेफ एप्रिन और हैट का भी इंतजाम किया था। सब्जियां काटते हुए दोनों को ही चाकू से लग जाती है और प्याज काटते वक्त दोनों ही रोने लगते हैं। ये सारे मोमेंट्स आर्यन सेल्फी लेकर कैप्चर कर लेता है। आखिर बेंगलुरु में यही सब यादें उसका सहारा बनने वाली थीं। लंच तैयार हो जाता है। मैगी नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी और कोल्ड ड्रिंक को टेबल पर सजाकर दोनों ही अपनी मेहनत को निहारने लगते हैं। एक दूसरे को हाई फाइव देकर खाना खाने बैठ जाते हैं। आर्यन, आज तो मज़ा ही आ गया। रिद्धिमा, हाँ, इतनी मेहनत के बाद ये खाना मिला। आर्यन, हमारे पेरेंट्स हर चीज़ इतनी इजी कर देते हैं हमारे लिए। बैठे बिठाई ही खाना मिल जाता है। उसके पीछे उनकी छिपी हुई मेहनत हम देख ही नहीं पाते। रिद्धिमा, सही बात है। खाना खाने के बाद आर्यन, चलो टीवी पर कोई मूवी देखते हैं। रिद्धिमा, आई एम सॉरी आर्यन, लेकिन हमें देर हो रही है। आर्यन, एक बात कहनी थी, बस 5 मिनट और। रिद्धिमा बैठ जाती है। आर्यन, रिद्धिमा, अपने पेरेंट्स को भेजूं तुम्हारे पेरेंट्स के पास। रिद्धिमा, पर क्यों आर्यन? आर्यन, हमारा रिश्ता पक्का करने के लिए। रिद्धिमा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। रिद्धिमा, आर्यन, कल आप जा रहे हैं, प्लीज बस उस पर ध्यान दीजिए और कोई ऊटपटांग बात अपने मन में मत लाइए। आर्यन, लेकिन रिद्धिमा, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मैं अब काबिल बन गया हूँ, तो अब मुझे अब एक मौका तो दो। रिद्धिमा अभी भी अपने आप को संयमित रखने की बहुत कोशिश कर रही थी। आर्यन, प्लीज हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बाय और गुड लक फॉर फ्यूचर। रिद्धिमा जाने लगती है, लेकिन आर्यन रिद्धिमा को अपनी तरफ खींचकर उसके दोनों बाजुओं को पकड़ लेता है और रिद्धिमा को बिल्कुल दीवार पर सटा देता है। आर्यन, तुम्हें मेरी फीलिंग्स खिलवाड़ लगती हैं, है ना? रिद्धिमा, आर्यन, छोड़िए हमें, क्या कर रहे हैं आप? आर्यन ने अपनी पकड़ रिद्धिमा के बाजुओं पर और मजबूत कर दी। मैंने पहले भी क्लियर किया था कि मेरी नौकरी पक्की होते ही मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा। तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझ में कोई कमी है तो बताओ मुझे, मैं सब सुधार लूँगा। रिद्धिमा, आर्यन, अभी हमारी एज ही क्या है? यू आर जस्ट 22 years old एंड आई एम जस्ट 19। ये कोई वक्त है शादी के बारे में सोचने का? आर्यन, तो मैं कब कह रहा हूँ कि अभी शादी कर लेते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ अपने अपने पेरेंट्स को बता देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रिद्धिमा, हम सिर्फ आपको दोस्त होने के नाते पसंद करते हैं, बस। आर्यन गुस्से में आकर रिद्धिमा को छोड़ देता है, फिर अपनी पीठ उसकी तरफ करता है। वापस उसकी तरफ मुड़कर एक जोर का मुक्का दीवार पर दे मारता है। रिद्धिमा चीख उठती है। आर्यन, रिद्धिमा उसकी हथेली अपने हाथों में लेती है। ये क्या तरीका है अपनी बात मनवाने का? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? दर्द हो रहा है बहुत? आर्यन, तुम्हें सच में मुझसे प्यार नहीं है रिद्धिमा? तुम सिर्फ मेरी हो, तुम फ्यूचर में किसी और की नहीं हो जाओगी। ये सोच सोच कर ही मैं। आर्यन एक गहरी सांस लेता है, फिर बोलता है, नहीं, मुझे सोचना ही नहीं है इस बारे में। तुम्हें भगवान जी ने सिर्फ मेरे लिए भेजा है इस दुनिया में। रिद्धिमा आर्यन की हथेली छोड़ देती है, फिर बोलती है, आर्यन, आप समझते क्यों नहीं? आर्यन, तुम क्यों नहीं समझती रिद्धिमा?
मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर भी मानती क्यों नहीं? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि कोई भी ऐरा गैरा तुम्हारे पेरेंट्स के पास आकर तुम्हारा हाथ मांगे। रिद्धिमा, इस बात की क्या गारंटी है कि आपका प्यार हमारे लिए फ्यूचर में भी इतना ही रहेगा? क्या पता कि आपको कोई और पसंद आ जाए। आर्यन, इसका मतलब कि तुम ये मानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? रिद्धिमा अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। आर्यन मुस्कुरा उठता है, फिर कहता है, स्वीट हार्ट, मुझे खुद नहीं पता कि कितनी लड़कियों ने मुझे प्रपोज किया है। आज भी मेरी एक झलक के लिए लड़कियां तरसती हैं। आर्यन मल्होत्रा हूँ मैं। सिद्धार्थ से पूछना कि कॉलेज में मेरी क्या इमेज है लड़कियों में। घमंड नहीं कर रहा हूँ, बस एक फैक्ट बता रहा हूँ। इतनी आसानी से मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती रिद्धिमा। मेरा प्यार फ्यूचर में भी तुम्हारे लिए इतना ही रहेगा। रिद्धिमा, हमें देर हो रही है आर्यन, बाय। रिद्धिमा फौरन वहाँ से भाग जाती है। आर्यन एकटक उसको जाते हुए देखता रहता है, फिर दिल में सोचता है, आज भी जवाब नहीं दिया। रिद्धिमा घर पहुंचते ही अपने आप को कमरे में कैद कर लेती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि आर्यन उसको हमेशा के लिए भूल जाए। उसके मम्मी पापा जब लंच के बारे में उससे पूछते हैं तो वो बस सब कुछ ठीक था ये जवाब देकर डिनर के बाद वापस अपने कमरे में आ जाती है। रात भर रिद्धिमा इसी उधेड़बुन में रहती है कि कैसे आर्यन को मूव ऑन होने के लिए मनाए। इधर आर्यन के जाने में बस एक दिन बाकी था। उसको लगा था कि उसके जाने से पहले शायद रिद्धिमा मान जाए, लेकिन रिद्धिमा उसकी कोई भी बात मानने को तैयारी नहीं थी। आर्यन रिद्धिमा के घर पहुंचा शाम को। उसने उसके मम्मी पापा के पैर छुए और अपने भावी भविष्य के लिए शुभकामनाएं लीं। पद्मा जी और अविनाश जी अब तक आर्यन को बहुत पसंद करने लगे थे। उन्होंने उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पद्मा जी ने अपने हाथों से बनाए हुए लड्डू आर्यन के लिए पैक कर दिए। रिद्धिमा ये सब देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। डिनर से पहले रिद्धिमा और आर्यन ड्राइंग रूम की बालकनी में खड़े थे। रिद्धिमा, कितने बजे की फ्लाइट है? आर्यन, कल सुबह 10 बजे की। रिद्धिमा, हैप्पी एंड अ सेफ जर्नी। आर्यन, रिद्धिमा तुम सच में? रिद्धिमा, प्लीज आर्यन, कोई और बात नहीं, बस। आर्यन उसको ध्यान से देखता है, फिर कहता है, तुमको एहसास ही नहीं है मेरा? तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? रिद्धिमा कुछ नहीं कहती है। डिनर करके आर्यन बिना रिद्धिमा से मिले चला जाता है। दूसरे दिन सुकीर्ति, संजना, रिद्धिमा, पुष्पेंद्र जी और अस्मिता जी दोनों भाइयों को एयरपोर्ट छोड़ने आए। सभी लोग थोड़े इमोशनल थे। जब सब थोड़ा बात करने में बिजी हो गए तो आर्यन ने रिद्धिमा को थोड़ा साइड में ले जाकर कहा, रिद्धिमा, प्लीज वादा करो कि तुम किसी और को पसंद नहीं करोगी और ना ही उस ऋषभ के साथ बाहर वाराणसी जाओगी। रिद्धिमा, आपको ऋषभ से क्या तकलीफ है? आर्यन, तुम सिर्फ मेरी हो, बस। रिद्धिमा, ये डिसाइड करने वाले आप कोई नहीं होते आर्यन। आर्यन, अच्छा, प्यार ना होता तो मान भी जाता, लेकिन प्यार तुम भी मुझसे करती हो। रिद्धिमा थोड़ा इधर उधर देखने लगती है। आर्यन, दिल की बात अगर नहीं भी बोलोगी तो भी समझ जाऊंगा। आई लव यू। रिद्धिमा, आप बहुत गलत कर रहे हैं आर्यन, हमारे साथ भी और अपने साथ भी। आर्यन, गलत तुम कर रही हो, अपने दिल की फीलिंग्स को छुपाकर। बस सिर्फ एक बार कह दो, ये बंदा जिंदगी भर तुमसे लॉयल रहेगा। रिद्धिमा ने मुस्कुराकर कहा, आर्यन, ऋषभ बीएचयू से पढ़ रहा है। आपको अंदाजा भी है कि जब उसका कहीं प्लेसमेंट होगा तो उसका सैलरी पैकेज कितना होगा? कम से कम 10 लाख पर एनएम से तो बस स्टार्टिंग होगी। तो कोई भी लड़की लखपति लड़के को छोड़कर 1 महीने के 60,000 रुपये कमाने वाले लड़के के पास क्यों जाएगी? आर्यन ये बात सुनकर बिल्कुल दंग रह जाता है। आर्यन, रिद्धिमा, रिद्धिमा, आर्यन, आपके लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं होगी क्योंकि आप एक हाई क्लास बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हमारे लिए है। हमें अपना फ्यूचर एक फाइनेंशियल सिक्योर इंसान के साथ बिताना है। इसलिए हम आपसे एक आखिरी बार कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारे ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। आर्यन गुस्से में आ जाता है। वो रिद्धिमा के बिल्कुल पास आ जाता है और कहता है, रिद्धिमा, तुम होश में हो? रिद्धिमा,
कोई भी रिएक्शन लेने से पहले अपने आसपास देख लीजिए आर्यन, सब मौजूद हैं यहाँ। आर्यन पीछे हट जाता है। आर्यन, रिधिमा मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा, मुझ पर भरोसा रखो प्लीज। रिधिमा, आर्यन हमने ऑलरेडी ऋषभ को हाँ कह दी है। आर्यन एक झटके से पीछे हट जाता है। 2-3 मिनट तक वो स्तब्ध रहता है। उसको अपने कानों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वो अपनी मॉम के पास जाकर एक टाइट हग उनको देता है, फिर सबको बाय बोलकर बिना रिधिमा की तरफ देखे आगे बढ़ जाता है। रिधिमा जब घर पहुंचती है तो अपनी मम्मी के गले लगकर बहुत रोती है। सिसकते हुए सारी बात उसने अपनी मम्मी को बताई। रिधिमा, मम्मी आपको उनका चेहरा देखना था, बिल्कुल टूट गए थे वो। हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। हमने एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा जिसने सिर्फ और सिर्फ हमें निश्चल प्रेम किया, बिना किसी रिश्ते के इतनी ज़्यादा केयर की, और तो और सिर्फ हमारे लिए अपने सपने भी बदल दिए। भगवान जी हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे मम्मी, कभी भी नहीं। पद्मा, शांत हो जाओ बच्चा। तुमने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर लिया होगा। अगर तुम्हारे इतना समझाने पर भी आर्यन नहीं मान रहा था, तभी तुमने इतनी कठोरता से बात की उससे। चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोशिश करो सब कुछ भूलने की। जाओ आराम करो, मैं कॉफ़ी लाती हूँ। डिनर के टाइम रिधिमा को शांत देखकर अविनाश जी को कुछ शंका होती है। रात में वो इस बारे में पद्मा जी से बात भी करते हैं और वो उन्हें सब बता देती हैं। अविनाश जी फ़ोन करके संजय जी और मानसी जी से सब कह देते हैं। मानसी, हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारी बेटी के साथ? पद्मा, वो ठीक तो है ना? पद्मा, अभी उसको सुलाकर ही आ रही हूँ। मानसी, आखिर हमारी किस्मत में काली परछाई हमारी बेटी पर भी पड़ गई। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। ना ही हमारे कहने पर तुम लोग उससे 25 साल से पहले प्यार के बंधन में ना बंधने की कसम लेते, और ना ही ये दिन मेरी ऐश्वर्या को देखना पड़ता। पद्मा, आर्यन बहुत अच्छा लड़का है मानसी। मानसी, बेशक होगा, आखिर संजय का बेटा है, वो बहुत बढ़िया परवरिश की होगी उसने। अविनाश, वैसे तुम लोगों ने क्या सोचा? तुम लोग संजय भाई साहब की मदद करोगे अपने गांव का रहस्य जानने में? संजय, मैं मानसी को समझा समझा के थक गया हूँ यार। एक आईआईटी पास लड़की इतनी दकियानूसी बातें सोच रही है। मानसी, तुम लोग जो चाहे कर लो, लेकिन इसमें ना मैं तुम लोगों का साथ दूंगी और ना ही संजय को देने दूंगी। संजय, मानसी उन्हें अपनी लोकेशन तो बता सकते हैं। मानसी, नो वे। फोन कट जाता है। अविनाश जी और पद्मा जी एक गहरी सांस लेकर एक दूसरे को देखते हैं। देखते ही देखते रिधिमा का पूरा ध्यान केवल अपने करियर पर लग जाता है। आर्यन के साथ बिताए पल उसकी अब तक की जिंदगी के खूबसूरत पल थे, जिसको वो हमेशा एक अच्छी याद की तरह सहेजे हुई थी। जब से आर्यन उसकी लाइफ से गया था, वो वापस पुरानी रिधिमा बन गई थी, बिल्कुल शांत और अपने काम से काम रखने वाली। आर्यन अपने साथ रिधिमा की जिंदगी से सारे रंग भी ले गया। सिद्धार्थ बीच बीच में लखनऊ आता, लेकिन संजना और सुकीर्ति कोई भी इस बात को लेकर रिधिमा से जिक्र नहीं करते। रिधिमा अपनी तरफ से भी आर्यन के बारे में नहीं पूछती थी। आर्यन ने रिधिमा को व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों पर ही ब्लॉक कर दिया था। इस तरह से रिधिमा का संपर्क आर्यन से हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। रिधिमा ने बीएससी के बाद एमएससी और उसके बाद बीएड कंप्लीट कर लिया था। सारे ही कोर्सेज में वो टॉप करती गई। उसने टीईटी परीक्षा भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की। आज की डेट में उसको लखनऊ से ही कुछ दूरी पर स्थित सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी स्कूल में बतौर अध्यापिका का नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। अब रिधिमा पूरे 24 साल की हो गई थी। सुकीर्ति और संजना से भी उसका संपर्क टूट गया था, क्योंकि वो दोनों ही एमएससी के बाद एमबीए करने एक साथ दूसरे शहर चली गई थी। रिधिमा के अंदर अब काफ़ी परिपक्वता आ गई थी। मासूम अभी भी वो उतनी ही थी, लेकिन अब उसका सारा समय समाज सेवी कार्यों में ही बीतता था। गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाया, उसके लिए खिलौने, कपड़े आदि की व्यवस्था करना, सब उसके दिनचर्या में शामिल हो गए थे। हाँ, आर्यन उसको अभी भी याद था, लेकिन वो भी एक सकारात्मक प्रभाव के साथ
एक चीज और थी जिसने उसके व्यक्तित्व में बदलाव किया, और वो था उसकी बड़ी आंखों में लगा ऐनक। रिधिमा अपना नियुक्ति पत्र पढ़कर बहुत खुश हुई। वो मंदिर गई और अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया। पद्मा, मंजिल की तरफ पहला कदम मुबारक हो। अविनाश, ये तो बस शुरुआत है। रिधिमा हंसी खुशी अपने विद्यालय पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी खुशी छूमंतर हो गई। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिसने दिन रात एक कर दिए इस जगह पर पहुंचने के लिए, वहां की स्थिति उसकी सोच से भी ज़्यादा खराब है। छात्र छात्राएं क्लास में बैठे अपने ही हिसाब से जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे, और अध्यापक मोबाइल में बिजी हैं। एक तरफ तो एक नौजवान अध्यापक और अध्यापिका हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे, और दूसरी तरफ एक शिक्षक एक छात्र को गंदी गालियां दे रहा था। ये सब देखकर रिधिमा के होश उड़ गए। रिधिमा ने अपने आप को संभालते हुए काम शुरू किया, लेकिन उसकी नौकरी के पहले दिन की शुरुआत ही तनावपूर्ण थी। उसको कक्षा 8 के 10 तक विज्ञान का विषय और 11वीं और 12वीं को बायोलॉजी का विषय पढ़ाना था। चूँकि वो 3 ऑट इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई थी, तो उसको हिंदी में पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत आनी थी। ये सोचकर ही उसने 1 महीने पहले से ही यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था, और बहुत हद तक अपने विषयों को समझने में उसे सफलता मिली थी। परंतु इन सब बातों के अलावा रिधिमा को स्कूल का वातावरण बहुत परेशान कर रहा था। प्रिंसिपल से मिलने के बाद उसने अपनी क्लासेस शुरू की। बच्चों को संभालने में उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। औसतन 50 बच्चों की क्लास में लगभग 10 बच्चे ही पढ़ने वाले थे, बाकी सब शोर शराबा करने वाले और हुड़दंगी थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत 11वीं और 12वीं के छात्रों के साथ थी। युवा होने के साथ उनमें जीवन की नई चीज़ों को जानने की उमंग तो थी ही, लेकिन बायोलॉजी जैसे गंभीर विषय को समझने की परिपक्वता नहीं थी। रिधिमा ने जैसे ही 12वीं कक्षा में डीएनए के बारे में पढ़ाना शुरू किया, तो एक शरारती छात्र ने उससे कहा, मैम पहले प्रजनन रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाइए और बताइए बच्चे कैसे दुनिया में आते हैं। सारी क्लास हंसने लगी। रिधिमा ने जैसे तैसे अपना दिन पूरा किया। घर पर आकर उसको सर दर्द होने लगा। डिनर के टाइम उसने सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताईं। पद्मा जी और अविनाश जी जोर जोर से हंसने लगे। रिधिमा, आप दोनों हंस रहे हैं। अविनाश, सॉरी बेटा, लेकिन तुम बता ही ऐसे रही हो कि हंसी छूट गई। वैसे बात तो बहुत गंभीर है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी दयनीय हो गई है। पद्मा, मेरी बच्ची के लिए कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं है। रिधिमा, तुमने बीएड किया है, पूरे 2 साल तुमने ये पढ़ा है कि एक अच्छा टीचर कैसा होता है। रूसो, प्लेटो, गांधी जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे महान दार्शनिक लोगों की जीवनी तुमने केवल परीक्षा में टॉप करने के लिए तो पढ़ी नहीं होंगी। उनकी नीतियों को अपने जीवन में अपनाओ और परिणाम देखो। अविनाश, वाह कितनी बढ़िया बात बोली है आपने पद्मा जी, मज़ा आ गया। इसी बात पर एक और कचौरी हो जाए। सब हंसने लगे। रिधिमा अपने रूम में आकर अपने दूसरे दिन की तैयारी करने लगी। उसने बहुत सारे चार्ट्स बनाए, लैपटॉप पर स्लाइड्स बनाई, कुछ फूल पत्तियां इकट्ठा की, आदि ऐसी चीज़ें तैयार की जिससे छात्रों का मन पढ़ाई में लगे। साइकोलॉजी की किताब पढ़कर बच्चों के साथ व्यवहार करने का तरीका जाना। 1 महीने के अथक प्रयास से रिधिमा की मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल के बच्चे अब उसकी इज्जत भी करते और विज्ञान विषय में रुचि भी रखते। स्कूल के बाकी के टीचर्स और प्रिंसिपल बच्चों में आए इस बदलाव को देखकर बहुत हैरान हुए। कुछ टीचर्स ने रिधिमा की शिक्षण नीति से प्रभावित होकर अपने विषयों के प्रति भी बच्चों को जागरूक करना शुरू कर दिया। तकरीबन 3 महीने बाद रिधिमा को आभास हुआ कि स्कूल का वातावरण बहुत हद तक सुधरा है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। प्रधानाचार्य का गैर जिम्मेदार रवैया और कुछ शिक्षकों का लापरवाह होना रिधिमा को खाए जा रहा था। सबसे बड़ी चीज़ जिससे उसको दिक्कत हो रही थी वो थी स्कूल में बंटने वाली मिड डे मील। खाना बहुत निम्न स्तर का था और कभी कभी तो उसमें कीड़े छिपकली आदि निकलते थे। प्रधानाचार्य से बात करने के बाद भी रिधिमा ने देखा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे, तो कुछ टीचर से बात करके उसने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के डीएम को पत्र लिखने का सोचा। उनका नाम तो वो नहीं जानती थी, लेकिन सुनने में आया
कि वो काफ़ी गंभीर और सख्त मिजाज हैं, इसलिए किसी भी जगह 6 महीने से ज़्यादा टिककर काम नहीं कर पाते। उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। रिधिमा ने डीएम को संबोधित करके पत्र लिखा और खुद जाकर डीएम ऑफिस में जमा करके आई। 1 हफ्ते तक कोई रिप्लाई न मिलने पर उसने दोबारा पत्र लिखा। ये प्रक्रिया 3 महीने तक चलती रही। रिधिमा बहुत हताश हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पत्र लिखना जारी रखा। 1 नवंबर को डीएम अपने ऑफिस में बैठे जन सुनवाई केंद्र के पत्र पढ़ रहे थे। वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते, जन सुनवाई शिकायत केंद्र पोर्टल जरूर शुरू करते। पढ़ते पढ़ते उनके हाथ में रिधिमा का खत आया। डीएम सर, वो लिखावट करोड़ों में भी पहचान सकते थे। आज भी रिधिमा की हर छवि उनके दिल और दिमाग में ताज़ा है। वो स्तब्ध रह गए। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई खत पढ़ने की। बस उनकी नज़र खत के आखिरी में लिखे नाम पर टिक गई, योर्स फैथफुली रिधिमा। रिधिमा, ये नाम लगातार उनके दिमाग में बजने लगा। 5 मिनट तक जब उनके पीए को अपने सर से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो 2-3 बार उसने उनको पुकारा। 5वीं बार उसने उनको जोर से टोका। तब जाकर डीएम सर की तंद्रा टूटी। पीए, सॉरी सर, मैं चाय भिजवाता हूँ। बाकी की शिकायतों का निस्तारण बाद में करते हैं। सर, मैं चलता हूँ। डीएम, हम। डीएम सर पकड़कर बैठ गए और फिर खत पढ़ने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे रिधिमा खुद बोलकर ये खत उन्हें सुना रही हो। खत में कथित विद्यालय में हो रही गलत बातों को लिखा गया था और डीएम सर से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बार आकर वो विद्यालय को विजिट करें। 1 घंटे के बाद डीएम सर का पीए फिर नॉक करके अंदर आता है। पीए, सर, लास्ट लेटर में जो शिकायत थी उसका क्या करना है? ये महोदया लगातार 4 महीने से पत्र लिख रही हैं। डीएम, अपनी सर्विलांस टीम तैयार करके पूरी तहकीकात करो। मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट चाहिए। इन महोदया को इन्फॉर्म कर दो कि आगे खत लिखने की जरूरत नहीं है। उनकी शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करी जाएगी। मैं गेस्ट हाउस के लिए निकल रहा हूँ। बाकी का सारा काम तुम संभाल लेना। पीए, श्योर सर। डीएम अपने पीए के जाने के बाद मोबाइल पर कॉल लगाते हैं। डीएम, सिद्धार्थ, संजना से बात कर और पूछ इस समय रिधिमा का क्या स्टेटस है। डीएम सर बात करते हुए बाहर निकल आए। अपने ऑफिस से रिधिमा को अपने मोबाइल पर एसएमएस आया कि उसकी की गई शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। रिधिमा बहुत खुश हुई और विद्यालय से अपने घर पहुंची। रात में डिनर से पहले रिधिमा को संजना का कॉल आया। संजना, हेलो रिधिमा, क्या हाल है? रिधिमा, संजना, हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम बताओ क्या हाल है? संजना, मैडम, बिल्कुल भूल गई हैं आप हमें। सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, ना कोई कॉल, ना व्हाट्सएप पर रिप्लाई, कुछ भी नहीं। रिधिमा, संजना, आई नो इट वॉज ऑल माई मिस्टेक। बहुत दूरी बना ली हमने तुमसे और सुकीर्ति से। संजना, आर्यन भाई की वजह से है ना? रिधिमा, और बताओ क्या चल रहा है? रिधिमा अपनी नई जॉब के बारे में बताती है संजना को। संजना, शादी? रिधिमा हंस देती है। नहीं, आई एम स्टिल सिंगल। संजना, लेकिन आर्यन भाई ने तो बताया था कि। रिधिमा, छोड़ो ना पुरानी बातों को, अपने बारे में बताओ। संजना, बीए के बाद गुरुग्राम में नेस्ले कंपनी में बतौर प्रोडक्ट एनालिस्ट की पोस्ट पर हूँ। रिधिमा, वाओ, बहुत बहुत मुबारक हो। सुकीर्ति? संजना, रिधिमा, उसकी शादी फिक्स हो गई है। रिधिमा, आह, बहुत बढ़िया खबर है। वैसे हु इज़ द लकी बॉय? संजना, सिद्धार्थ भाई। रिधिमा, वाह संजना। संजना चौंक गई ना। अभी भी वैसे ही झगड़ा करते हैं दोनों। पता है प्रपोज सुकृति ने किया भाई को। रिधिमा, माय गॉड। संजना, 30 नवंबर को शादी है। कार्ड देने मैं खुद आऊँगी तुम्हारे घर। स्कूल से छुट्टियाँ ले लेना। सुकृति को कॉल कर लेना, बहुत याद करती है तुम्हें। रिधिमा, श्योर, ओके। संजना थोड़ी देर और बात करके रिधिमा फ़ोन रख देती है। डिनर के बाद रिधिमा छत पर निकल जाती है। आसमान को निहारते हुए वो कहती है, पूरे 4 साल बाद कैसे सामना करेंगे हम आर्यन का? पता नहीं क्या होगा। वो कैसे होंगे? क्या अभी भी वो हमसे नाराज होंगे? बहुत गलत किया था हमने उनके साथ। पता नहीं कभी माफ़ कर पाएंगे या नहीं। 5 दिन बाद डीएम सर का पीए उन्हें कथित विद्यालय में हो रही सारी गतिविधियों के बारे में सूचित करता है और बताता है कि रिधिमा जी ने बिल्कुल सही शिकायत की थी।
डीएम अपने पीए से कहकर एक ऑफिसर्स की टीम गठित करवाते हैं और टीम को ऑर्डर देते हैं कि सीतापुर में चल रहे सारे सरकारी विद्यालयों को रैंडम विजिट करें बिना किसी को बताए। 2 हफ्ते में ही स्कूलों में चल रही सारी धांधली का कच्चा चिट्टा खुल जाता है। ये बात बेहद गोपनीय रखी गई थी, जिससे किसी भी मीडिया हाउस को इसकी भनक ना लगे। धीरे धीरे करके सारे दोषियों पर कार्यवाही हो रही थी। कुछ को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था, लेकिन किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को निष्कासित नहीं किया गया। सिर्फ एक कड़ी चेतावनी दी गई और 1 महीने का समय दिया गया स्थिति को बदलने का। डीएम ऑफिस। पीए। सर, हम ये सारा मामला इतनी शांति से क्यों सुलझा रहे हैं? मीडिया को खबर क्यों नहीं कर रहे हैं? डीएम। ये मोहतरमा जिन्होंने खत लिखा है, चाहती तो ये भी शोर मचाकर मीडिया में हो हल्ला करके विद्यालय की स्थिति में सुधार ला सकती थी, लेकिन इनको पता था कि ऐसा करने पर सिर्फ एक ऊपरी सुधार आ सकता है। जड़ से सुधार लाने के लिए शांति जरूरी है, इसलिए इन्होंने शांति से बस खत लिखे हमें। ये अगर शोर मचाती तो इनकी आवाज़ बंद कर दी जाती और सिचुएशन जिसकी तस रहती। मैं अगर ज़्यादा शोर मचाता तो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाता। भलाई इसी में है कि सुधार को गोपनीय ही रखा जाए। सुकीर्ति को फ़ोन करने पर रिधिमा को पता चला कि सुकीर्ति चाहती है कि रिधिमा लड़की वालों की तरफ से आए। रिधिमा भी यही चाहती थी, क्योंकि वो जितना हो सके आर्यन से दूर रहना चाहती थी। 25 नवंबर को सुकीर्ति की शादी थी। रिधिमा पूरा दिन सुकीर्ति के साथ थी। शाम को वो तैयार होने घर आई थी। आज पहली बार पद्मा जी ने अपनी बेटी को एक सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनाई थी। ये साड़ी खुद पद्मा जी की थी। सिंपल मेकअप, पतला सा नेकलेस, छोटी लाल बिंदी और खुले बाल में आज रिधिमा बहुत सुंदर लग रही थी। पद्मा जी और अविनाश जी ने उसकी नज़र उतारी। अविनाश, पद्मा तुम ठीक कहती थी, एक लड़की सबसे सुंदर अपनी माँ की साड़ी में ही लगती है। रिधिमा को बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन किसी तरह खुद को काबू करके वो वेन्यू पहुंची। रिधिमा को देखकर इतने साल बाद सिद्धार्थ, अस्मिता जी, पुष्पेंद्र जी, संजय जी और आरती जी बहुत खुश हुए। सबने रिधिमा के लुक्स की बहुत तारीफ की, लेकिन रिधिमा को सुकून इस बात का था कि आर्यन उसके सामने नहीं आया। फंक्शन खत्म होने को आया था। रिधिमा की मुलाकात आर्यन से नहीं हुई। उसे लगा कि शायद वो आए ही नहीं हैं। पद्मा जी और अविनाश जी पहले ही निकल गए थे। रिधिमा ने पहले सारा सामान समेटने में मदद की, फिर खाना खाया। सबको बाय बोलकर वो पार्किंग एरिया में आई। अपनी गाड़ी अनलॉक करते वक्त उसको किसी ने बहुत जोर से खींचा और अपनी तरफ करके उसका मुंह बंद कर दिया। रिधिमा की आंखें बड़ी हो गई थीं। मुंह बंद होने की वजह से वो चीख भी नहीं सकती थी। वो उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी। एक आदमी के पीछे से आवाज़ आई, क्या माल हाथ आया है भाई? चल जल्दी ले चल, इसे भीड़ है यहाँ। वो आदमी जिसने रिधिमा का मुंह बंद कर रखा था, उसने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला और रिधिमा को सूंघा दिया। रिधिमा बेहोश हो गई। दूसरी सुबह जब रिधिमा उठी तो उसने अपने आप को संजना के रूम में पाया। उसका सर भारी हो रहा था और बहुत अजीब लग रहा था उसे। उसने अपने आप को देखा कि वो कल वाली साड़ी में ही है। वो याद करने की कोशिश करने लगी, आखिर वो यहाँ कैसे आई, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर उसको रूम के दरवाजे पर नॉक सुनाई दी। संजना रूम के अंदर आकर रिधिमा का सर सहलाती है। रिधिमा, संजना हम यहाँ कैसे? संजना, रिधिमा पहले तुम ये कॉफ़ी पियो, हाथ मुंह धो लो, घबराओ मत। आंटी अंकल को मैंने इन्फॉर्म किया है कि थकान ज़्यादा होने के कारण तुम मेरे घर पर हो। रिधिमा उठती है, लेकिन अपनी ही साड़ी में उलझ जाती है। वो किसी तरह पल्लू सीधा कमर में लटकाकर आगे बढ़ती है। फिर संजना से बोलती है, संजना हमारे कार की चाबी दे दो प्लीज। उसमें हमारे कुछ कपड़े जैसे कि जीन्स टॉप रखा हुआ, वो हम लेते आए। संजना, तुम रुको, हम भिजवाते हैं। रिधिमा बेड पर बैठकर वेट करती है और सोचती है कि क्या कल रात वो वाकई इतना थक गई थी। फिर अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। जब नहीं मिलता तो किसी तरह साड़ी को संभाले कमरे से बाहर आती है। दरवाज़ा खोलते ही वो बुरी तरह से
किसी से टकरा जाती है, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत थी कि एक झटके में ही रिधिमा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिरती इससे पहले ही किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया था। वो आंखें खोलकर जब उस इंसान को देखती है तो बस बड़ी आंखें किए देखती रह जाती है। वो शख्स जिसके आर्मी कट बाल जो बिखरे हुए रहते हैं अब जेल से बिल्कुल सेट किए हुए थे और पूरे पीछे थे। हमेशा इन फॉर्मल कपड़ों में रहने वाला वो लड़का आज फॉर्मल शर्ट जिसकी स्लीव्स कोहने तक फोल्ड थी और ट्राउजर्स में था। हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए रहता था वो, लेकिन आज बेहद गंभीर मुद्रा में था। एक चीज जो रिद्धिमा और उस लड़के में अब कॉमन थी वो थी आंखों पर लगा ऐनक। वो शख्स हमेशा ही ऐनक लगाए रहता था और रिद्धिमा केवल पढ़ाते वक्त। हाँ, वो आर्यन था जिसने रिद्धिमा को सहारा दिया था, लेकिन आर्यन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उस समय वो तुरंत रिद्धिमा को खड़ा कर देता है। आर्यन, ये लो अपने कपड़े। रिद्धिमा अभी भी उसे अपलक देख रही थी। आर्यन ने रिद्धिमा के कपड़े जिस पॉली बैग में थे वो बैग जमीन पर रखा और चला। रिद्धिमा ने हैरान होकर उसको आवाज दी, रिद्धिमा। आर्यन प्लीज रुकिए। आर्यन बिना रिद्धिमा की तरफ पलटे ही रुक गया। रिद्धिमा उसके सामने आ खड़ी हुई, तब भी आर्यन ने एक नज़र भी उस पर नहीं डाली। रिद्धिमा, कैसे हैं आप आर्यन? आर्यन बिना रिद्धिमा की तरफ देखे, बेल मिसेज ऋषभ खन्ना जैसा हूँ आपके सामने हूँ। रिद्धिमा, आर्यन। आर्यन, सी यू मिसेज ऋषभ खन्ना। ये कहकर आर्यन चला जाता है। रिद्धिमा को अब पिछली रात याद आती है। बेहोश होने से पहले रिद्धिमा ने एक चेहरा देखा था। वो चेहरा किसी और का नहीं, आर्यन का ही था। रिद्धिमा सकपका कर संजना के पास जाती है। संजना उसको बताती है, रात में पार्टी वेन्यू के पार्किंग एरिया में कुछ गुंडों ने रिद्धिमा को बेहोश कर दिया था। किस्मत से आर्यन भाई वहां पहुंच गए, तब उन गुंडों से रिद्धिमा को बचाया और यहाँ ले आए। रिद्धिमा कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप अपना सामान समेटकर अपने घर आ जाती है। घर आकर उसको उसकी मम्मी मिलती हैं, जिनसे सब बात रिद्धिमा बताती है। पद्मा, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आर्यन वहाँ सही समय पर पहुँच गया। तुम जाओ बेटा, नहाओ, मैं खाना लाती हूँ। रिद्धिमा को खाना खिलाकर पद्मा जी रिद्धिमा का सिर अपनी गोद में रखकर उसके बाल सहलाने लगती हैं। पद्मा जी, रिद्धिमा, तुमने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के डीएम को पत्र लिखे थे ना? तुम्हारे स्कूल में कुछ सुधार हुआ? रिद्धिमा, हाँ मम्मी, बहुत कुछ बदल रहा है स्कूल में पिछले कुछ चंद दिनों में। पद्मा जी, पता है क्यों? रिद्धिमा, जी मम्मी, हमको समझे नहीं। पद्मा जी, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का डीएम और कोई नहीं, आर्यन ही है। कल आर्यन के मम्मी पापा से बातों बातों में पता चला। रिद्धिमा बिल्कुल शॉक हो जाती है। पद्मा जी को लगता है कि उनकी बेटी सोना चाहती है, तो वो रूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाती हैं। इधर रिद्धिमा की हालत बहुत बुरी हो जाती है। ना चाहते हुए भी रिद्धिमा की आंखों में नमी आ जाती है। वो क्यों रो रही थी और आर्यन के लिए क्या फील कर रही थी, रिद्धिमा खुद भी नहीं जानती थी। रोते रोते रिद्धिमा की आंख लग जाती है। आर्यन सिद्धार्थ के रूम में था और वीडियो गेम्स खेल रहा था। सिद्धार्थ, तुझे क्या हुआ है भाई? कल पार्टी के टाइम से ही तू कुछ परेशान है। आर्यन गेम पॉज कर देता है। उसने मेरी जिंदगी की खुशी छीन ली। क्या हो जाता अगर एक बार वो बोल देती? वो मेरा इंतजार करेगी, मेरा हर कदम पर साथ निभाएगी। अपनी जान से ज़्यादा उससे प्यार करता था, अपना मानता था उसको, लेकिन उसने क्या किया? मुझसे झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ कि वो ऋषभ को पसंद करती है। एक बार भी उसके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि कितना टूट जाऊंगा मैं ये सुनकर। बिल्कुल बिखर कर रह गया था मैं सिद्धार्थ। कितने दिन तक अकेले कमरे में बैठकर रोता रहता था। कितनी दयनीय स्थिति हो गई थी मेरी। ये सब किस लिए? सिर्फ उसकी वजह से। आई हेट हर। नफरत है मुझे उससे और मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता हूँ। आर्यन की आंखों में नमी आ जाती है और गुस्से में वो वहाँ से निकल जाता है। सिद्धार्थ अपने दिल में, इसमें रिद्धिमा का क्या दोष था? वो तो बस ये चाहती थी कि तू उसको भूल जाए। अपने मम्मी पापा से किया वादा भी तो उसको निभाना था। अगर वो तुझे ये कहती कि वो तेरा इंतजार करेगी, तो भी तो ये वादा खिलाफी होती उसकी। उसके पेरेंट्स के साथ आर्यन छत पर जाकर खड़ा हो जाता है और अपने अतीत को याद करने लगता है। उधर रिद्धिमा शाम को उठती है। वो संजना को कॉल करके आर्यन का नंबर मांगती है। रिद्धिमा आर्यन को फौरन कॉल लगा देती है।
आर्यन अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक अननोन नंबर देखकर फ़ोन पिक कर लेता है और गौर करने वाली बात ये थी कि दोनों का ही मोबाइल नंबर अभी वही था जो 6 साल पहले था, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे के नंबर डिलीट कर दिए थे। आर्यन, हेलो, हु इज़ दिस? रिधिमा, हेलो आर्यन, प्लीज़ फ़ोन मत काटिएगा, हमारी बात सुन लीजिए प्लीज़। आर्यन, ओह तो मिसेज ऋषभ खन्ना आप हैं, बताइए क्या काम पड़ गया मुझसे? रिद्धिमा बहुत गुस्से में, रिद्धिमा, रिद्धिमा नाम है हमारा। आर्यन, ओके रिद्धिमा, ऋषभ खन्ना। रिद्धिमा जोर से, सिर्फ रिद्धिमा। आर्यन, लेकिन आपने तो कहा था कि आप ऋषभ से शादी कर लेंगी मेरे बेंगलोर जाने के टाइम। रिद्धिमा, आर्यन आप, आर्यन, ओ तो उसने छोड़ दिया क्या आपको भी? अफसोस। रिद्धिमा लगभग चीखते हुए, आर्यन, आर्यन बिल्कुल शांत लहजे में, चिल्लाइए मत, आप ये हक बहुत पहले खो चुकी हैं मुझे कुछ भी कहने का। फ़ोन क्यों किया है ये बताइए। रिद्धिमा, सॉरी कहने के लिए, आपसे झूठ बोला था हमने, हमारा और ऋषभ का दोस्ती के अलावा कोई रिश्ता ही नहीं है। आपका दिल दुखाने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आर्यन एक व्यंग्यात्मक हंसी हंस देता है और कुछ। रिद्धिमा को आर्यन के व्यवहार से बहुत दुख होता है। थैंक यू कहना है, हमें नहीं पता था कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के डीएम आप हैं। आर्यन, यू आर वेलकम, बाय। रिद्धिमा फ़ोन रखने के बाद फिर रो पड़ती है। रिद्धिमा अपने आप से कह उठती है, आई एम सॉरी आर्यन, हम ये मानते हैं कि हमने बहुत गलत किया, इसलिए आपके मन में हमारे लिए इतनी कड़वाहट भर गई है। सुकीर्ति की शादी का दिन भी आ गया। रिद्धिमा ने आज येलो नेट का लहंगा पहना था, हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ, पतला सा मांगटीक का नेकलेस, कानों में झुमके और खुले बाल। रिद्धिमा आज अप्सरा लग रही थी। आज पद्मा जी ने उसका हल्का सा मेकअप भी किया था और डार्क लिपस्टिक भी लगाई थी, जिसने रिद्धिमा की सुंदरता में 4 चांद लगा दिया था। आर्यन एक पल के लिए ठिठक कर उसको देखता ही रह गया। सिद्धार्थ ने उसको रिद्धिमा को निहारते देख लिया। सिद्धार्थ, आर्यन अपने आप को सजा मत दे, रिद्धिमा एक बहुत अच्छी लड़की है, वो जिसके भी नसीब में लिखी होगी वो बहुत किस्मत वाला होगा। आर्यन, आज 4 साल बाद भी उसको देखता हूँ तो दिल धड़क उठता है, क्या बताऊँ यार, उसके अलावा कोई समझ ही नहीं आता, लेकिन उसने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। शादी में रिद्धिमा खुद आर्यन से मिलने आती है। रिद्धिमा, हेलो आर्यन। आर्यन, उसकी तरफ से मुंह फेर कर, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, दूर क्यों नहीं रहती मुझसे? रिद्धिमा, गलती की है इसलिए गिल्टी फील होता है हमें। आर्यन एक फीकी हंसी हंसते हुए, रिद्धिमा प्लीज ये ढोंग मेरे सामने मत करो, 4 साल बाद तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। रिद्धिमा, इन 4 सालों में रोज ही हमें याद आता था कि हमने आपके साथ बहुत गलत किया, नहीं मिले होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जब आप हमारे सामने हैं तो हमें लगता है कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। आर्यन, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेरा पोस्ट अब लुभा रहा है, मेरा पद, मेरी सैलरी, मेरी आईएएस रैंक देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गई है। आई एम राइट? आर्यन रिद्धिमा की तरफ देखता है, रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो तुरंत वहां से चली जाती है। रिद्धिमा फिर पूरी शादी में अनमनी ही रहती है, दोबारा वो आर्यन की तरफ पलट कर भी नहीं देखती। विदाई होने के बाद रिद्धिमा घर आ जाती है। काफ़ी थकी होने के कारण वो स्कूल से एक दिन का रेस्ट लेती है। जिस दिन रिद्धिमा स्कूल जाती है तो डीएम ऑफिस से एक टीम आती है रिद्धिमा से फीडबैक लेने। उसकी शिकायत को लेकर रिद्धिमा एक बहुत बढ़िया फीडबैक देती है और साथ ही साथ डीएम की बहुत तारीफ भी करती है। एक हफ्ते बाद खुद आर्यन रिद्धिमा को विजिट करता है उसके स्कूल में। उसको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के साथ 50,000 का चेक देने के लिए। ये आर्यन खुद की सैलरी से उन लोगों को देता था जिनको देखकर आर्यन को लगता था कि समाज को सुधारने में अथक प्रयास किया गया है इन लोगों द्वारा। रिद्धिमा को ये सब देते वक्त आर्यन के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता। आमतौर पर वो ऐसे लोगों से मिलकर बहुत खुश होता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई भी प्रशंसा के भाव नहीं थे। हाँ, स्कूल के बच्चों से मिलकर बहुत खुश हो गया। प्रिंसिपल को भी उसने बहुत शुभकामनाएं दी, उनके सुधारात्मक रवैये के लिए और सकारात्मक बदलाव के प्रति
तत्पर रहने के लिए। ये सब कार्यक्रम चलते चलते शाम हो गई थी। रिद्धिमा बाहर आकर अपनी गाड़ी अनलॉक कर रही थी। तभी आर्यन वहां पहुंचा। आर्यन को देखकर रिद्धिमा उसके पास गई। रिद्धिमा, आर्यन, अपनी कड़वाहट एक बार साइड रखकर प्लीज हमसे एक बार बात कर लीजिए। आर्यन, मेरे सामने से हटो। रिद्धिमा, आर्यन प्लीज। आर्यन रिद्धिमा के हाथ से चाबी लेकर उसकी गाड़ी लॉक कर देता है। फिर रिद्धिमा को एक झटके से अपने पास खींचकर उसको जबरदस्ती अपनी कार में बैठा देता है। वो जोर से करके गाड़ी लेकर निकल जाता है। आर्यन इतनी तेजी से ड्राइव कर रहा था, रिद्धिमा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रिद्धिमा, आर्यन आप क्या कर रहे हैं? रिद्धिमा के बोलने का आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ। आर्यन ने सीधा गाड़ी अपने पुराने फ्लैट पर रोकी और रिद्धिमा को लगभग घसीटते हुए अंदर ले गया। अंदर आकर आर्यन का फ्लैट देखकर रिद्धिमा दंग रह गई। फ्लैट के वेरांडा में रिद्धिमा की बड़ी बड़ी 4 तस्वीरें लगी थीं। आर्यन ने रिद्धिमा को फिर अपनी ओर खींचा। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम्हारे सिर्फ एक झूठ ने मेरी जिंदगी में कितनी तबाही ला दी? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन तुम्हारा किसी और का होना हरगिज नहीं। टूट गया था बिल्कुल। पता है, मैं बेंगलुरु गया ही नहीं, फ्लैट तक पहुंचकर भी फ्लैट को बोर्ड करने की हिम्मत ही नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पकड़ रिद्धिमा पर अब और मजबूत कर ली। रिद्धिमा दर्द से करा उठी। आर्यन, बहुत दर्द हो रहा है ना? रिद्धिमा, आर्यन आप प्लीज आगे बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। आर्यन अपनी पकड़ रिद्धिमा की बाजुओं पर ढीली कर देता है। रिद्धिमा उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेती है। रिद्धिमा, बैठ जाइए आर्यन। आर्यन एक बच्चे की तरह रिद्धिमा का हाथ थामे सोफे पर बैठ जाता है। रिद्धिमा पानी लाने के लिए उठती है। आर्यन उसका हाथ दोबारा पकड़कर उसको रोक लेता है। रिद्धिमा, एक बार पानी पी लीजिए, आपको ठीक लगेगा। आर्यन, नहीं प्लीज, बस मेरे पास बैठी रहो। रिद्धिमा, आर्यन आगे बोलिए। आर्यन वापस आकर एयरपोर्ट से सीधा अपने फ्लैट आ गया। सिद्धार्थ भी मेरे साथ ही था, वहीं मुझे फ्लैट लेकर आया। मेरे मॉम डैड को पता तक नहीं था कि मैं बेंगलुरु नहीं पहुंचा। आते ही इस फ्लैट पर मैं फूट फूट कर खूब रोया। सिद्धार्थ मुझे संभालते संभालते बहुत परेशान हो गया। रात में मैंने अपने दाएं हाथ की नस काट ली, ये देखो अभी तक टाँके लगे हुए हैं। रिद्धिमा आर्यन का वो हाथ थाम लेती है। आर्यन उसको ध्यान से देखता है, फिर रिद्धिमा के दोनों हाथों को थाम लेता है। वो आगे बोलता है, सिद्धार्थ ने तुरंत मेरे मॉम डैड को कॉल करके बुला लिया। वो लोग बहुत परेशान हो गए। 1 हफ्ता मैं हॉस्पिटल में रहा, बहुत देखभाल की सबने मेरी। फिर मैं अपने मॉम डैड के साथ प्रयागराज चला गया। सिद्धार्थ अपनी जॉब ज्वाइन करने बेंगलुरु चला गया। प्रयागराज पहुंचकर भी मैं बहुत हतोत्साहित रहता था। मॉम ने अपनी जॉब से छुट्टी ले ली और 24 घंटे मेरे साथ रहती। तुम्हारी आखिरी वक्त की एक एक बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभती थी। फिर मैंने तय कर लिया, अपने आप को इतना काबिल बनाऊंगा कि तुम मेरी मदद के लिए तरसोगी। हुआ भी वही। मैं एक आईएएस अधिकारी बन गया और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी। आर्यन ये सब कहकर चुप हो जाता है और रिद्धिमा सर झुकाए बस अपने हाथों को, जो इस समय आर्यन के हाथ में थे, देखती रहती है। कुछ पल की खामोशी के बाद रिद्धिमा आर्यन से कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हम बहुत बड़े गुनहगार हैं आपके। आर्यन, रिद्धिमा, मैं जब आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग खत्म करके वापस प्रयागराज आया, तब से मेरे अंदर बहुत बदलाव आ गए। बहुत सख्त हो गया मैं। मुझे उत्तर प्रदेश के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका मिला, लेकिन मेरा सख्त रवैया मेरे ट्रांसफ़र का कारण हो जाता। तुम्हारी याद बहुत आती थी। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा तड़प उठता, तब अपने इस फ्लैट पर आ जाता और तुम्हारी फोटोज देख देख कर खूब रोता। आर्यन की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। रिद्धिमा आर्यन के आंसू साफ करती है। आर्यन अब और संयम नहीं रख पाता और अपना चेहरा रिद्धिमा के सीने में छुपाकर फपक फपक कर रो पड़ता है। रिद्धिमा भी उसको अपने से दूर नहीं कर पाती। हल्के हाथों से आर्यन के बालों को सहलाती रहती है। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों लोग इसी अवस्था में रहे। आर्यन अपने आप को रिद्धिमा से थोड़ा अलग करता है।
रिधिमा उठ जाती है। आर्यन उसका हाथ पकड़कर, प्लीज रिधिमा, बैठी रहो ना मेरे पास। रिधिमा, कुछ खाने के लिए लाते हैं हम, आइए आप भी हमारे साथ। आर्यन बिना कुछ कहे रिधिमा का हाथ पकड़े किचन में आता है। रिधिमा मैगी और कॉफ़ी बनाती है और आर्यन उसको एकटक देखता रहता है। दोनों साथ बैठकर बड़ी खामोशी से खाते हैं। आर्यन को अब कुछ ठीक लगने लगता है। रिधिमा, आपने हमें माफ़ किया। आर्यन एक लंबी खामोशी के बाद, डू यू लव मी? रिधिमा, आर्यन प्लीज। आर्यन रिधिमा को अपनी तरफ खींचते हुए, मुझसे प्यार करती हो या नहीं? रिधिमा बस एकटक आर्यन को देखती रहती है। आर्यन, रिधिमा, आज अगर तुमने नहीं कहा ना तो मैं कुछ कर लूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, बोलो, कहो रिधिमा। आर्यन रिधिमा को कसकर झंझोड़ देता है। स्पीक अप रिधिमा, से इट। रिधिमा आर्यन के गले लग जाती है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू आर्यन, आई लव यू अलाट। आर्यन रिधिमा को अपने और करीब कर लेता है। रिधिमा थोड़ी देर में अपने आप को आर्यन से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन उसको छोड़ता ही नहीं है। आर्यन, मेरी जान हो तुम रिधिमा, अब मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। रिधिमा, अब छोड़े भी हमें। आर्यन रिद्धिमा की तरफ देखते हुए, मैडम, इतने सालों बाद तो आपने ये हक मुझे दिया है, इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर आर्यन रिद्धिमा के माथे को चूम लेता है। रिद्धिमा का चेहरा लाल हो जाता है। वो सर झुका लेती है। आर्यन को इस समय रिद्धिमा पर टूटकर प्यार आ जाता है। आर्यन रिद्धिमा को और करीब करते हुए, कहो कि तुम सिर्फ मेरी हो। रिद्धिमा, हम सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। आर्यन, कहो कि तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। रिद्धिमा सर झुकाकर और बहुत धीरे से, हाँ। आर्यन रिद्धिमा का चेहरा ऊपर करते हुए, आई लव यू माई प्रिंसेस। रिद्धिमा मुस्कुराकर, लव यू टू माई सुपर हीरो। आर्यन फिर रिद्धिमा को अपनी बाहों में लेकर उसको अपनी गोद में उठाकर घुमाने लगता है। रिद्धिमा डर जाती है, लेकिन आर्यन रुकता नहीं है। आर्यन रिद्धिमा को घुमाते हुए, मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकता। मेरी जान आखिर मान गई। रिद्धिमा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। रिद्धिमा, आर्यन प्लीज छोड़िए हमें, हमें डर लग रहा है। आर्यन पूरे जोर से चिल्लाते हुए, आई लव यू रिद्धिमा। रिद्धिमा आर्यन के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए, आर्यन प्लीज आप हमें नीचे उतारिए पहले। आर्यन रिद्धिमा को नीचे उतार देता है, फिर रिद्धिमा के बाल की लट को अपने दोनों हाथों से पीछे कर देता है। रिद्धिमा, आर्यन, हम कुछ कहना चाहते हैं। आर्यन, यार मुझे पता है कि तुम सीरियस बातें कहने वाली हो, लेकिन मैं अभी रोमांस के मूड में हूँ। आर्यन ये कहकर रिद्धिमा को फिर अपने करीब खींच लेता है। रिद्धिमा, आर्यन प्लीज हमारी बात सुनिए आप। आर्यन, हाँ हाँ, अब तो जिंदगी भर आपकी गुलामी करनी ही पड़ेगी, आखिर प्यार जो किया है। जी फरमाइए मोहतरमा। और रिद्धिमा आर्यन को देखकर हंसने लगती है। ये वो आर्यन था जिससे रिद्धिमा 6 साल पहले मिली थी, जो हमेशा हंसता रहता था और कभी भी लाइफ को सीरियस नहीं लेता था। आर्यन, रिद्धिमा, हेलो रिद्धिमा, माई स्वीट हार्ट कहाँ खो गई? रिद्धिमा, कुछ नहीं आर्यन, बस ये देख रहे थे कि 3 घंटे पहले कितनी कड़वाहट भरी थी आपके अंदर हमारे लिए, और अभी देखिए अपने आप को कितना प्यार लुटा रहे हैं आप हमारे लिए। आर्यन रिद्धिमा के हाथों को अपने हाथों में लेकर अपने दिल से मजबूर हो जाता हूँ यार। 6 साल बाद जब तुम्हें देखा तुम मेरी बाहों में आ गिरी। उस वक्त तुम पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया वहीं जमीन पर पटक दूं तुम्हें। आज भी सारा गुस्सा तुम पर निकालने के लिए ही लाया था तुम्हें यहाँ, लेकिन देखो फिर पिघल गया तुम्हारे सामने। बस अब एक वादा करो मुझसे कि चाहे कुछ हो जाए, अपना प्यार मेरे लिए कम मत करना। रिद्धिमा हंसते हुए सच में जमीन पर पटक देते। आर्यन भी हंस पड़ता है। हाँ, सोच तो यही रहा था। अच्छा, पहले जो कहा है वो वादा करो। रिद्धिमा, हाँ, हमारा प्यार आपके लिए कभी भी कम नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस। आर्यन, एक बात और, मेरे पीछे रिपीट करो। रिद्धिमा, अब क्या? आर्यन, ऋषभ गधा है। आर्यन ने ये लाइन इतनी जल्दी बोली कि रिद्धिमा को समझने में ही कुछ सेकंड लग गए। रिद्धिमा, क्या?
आर्यन खिलखिलाकर हंस देता है। रिद्धिमा उसकी हंसी में खो जाती है। आर्यन रिद्धिमा को ड्रॉप करने उसकी गाड़ी तक आता है जो उसने स्कूल के पास पार्क की थी। एक दूसरे को फ्लाइंग किस देकर आर्यन और रिद्धिमा अपने अपने घरों की ओर चल देते हैं। अपने फ्लैट पर पहुंचते ही आर्यन खुशी से नाचने लगता है, साथ में गाना भी गाता है। मैं अगर कहूँ तुम सा हसीन कायनात में नहीं कोई, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। उधर रिद्धिमा घर लेट आने का बहाना बना देती है। उसको अफसोस तो बहुत हो रहा था क्योंकि पहली बार उसने अपने मम्मी पापा से झूठ बोला था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसने अपने मन में सोचा कि बस कुछ ही दिनों में वो 25 साल की हो जाएगी। बस तब वो अपने मम्मी पापा को सब बता देगी। रात को करीब 2:30 बजे रिद्धिमा की रजाई सरक गई। उसने दोबारा ओढ़ी, लेकिन कुछ देर बाद फिर रजाई सरक गई। ऐसा 2-3 बार हुआ। रिद्धिमा खिसियाकर उठकर बैठ गई और नाइट बल्ब जला दिया। सामने उसको आर्यन का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। रिद्धिमा चिल्लाने ही वाली थी कि आर्यन ने जोर से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रिद्धिमा की जब सांस उखड़ने लगी तब उसने आर्यन की हथेली काट ली। आर्यन, आउच यार, रिद्धिमा क्या कर रही हो? रिद्धिमा ने आर्यन को फिर चिकोटी काटी। आर्यन, रिद्धिमा क्या हो गया है तुम्हें? अभी कुछ घंटे पहले तो फोन पर बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही थीं, अब क्यों जानलेवा हमला कर रही हो? रिद्धिमा, आर्यन आप सच में यहाँ हैं? आर्यन, हाँ जान, तुम्हारी याद बहुत आ रही थी इसलिए मिलने चला आया। रिद्धिमा अब गुस्सा हो जाती है। आपका दिमाग खराब हो गया है, किसी ने देख लिया तो? और आप यहाँ आए कैसे? आर्यन, पहले ये बताओ कि ससुर जी को मेरी होने वाली बीवी की जरा भी चिंता है या नहीं? कोई भी ऐरा गैरा पाइप से चढ़कर मेरी खूबसूरत बीवी को उठाकर ले गया तो मैं क्या करूँगा? तुम भी अपना रूम लॉक करके सोया करो, वरना मैं। रिद्धिमा हल्की आवाज में चिल्लाते हुए बोली। आर्यन, जस्ट शट अप, अपनी लिमिट्स मत क्रॉस करिए। प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ये सब चीज़ें हमें नहीं पसंद। आर्यन, अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और रूम लॉक कर लेना, बाय, लव यू। रिद्धिमा, चलिए, शराफत से हमारे पीछे पीछे इंसानों की तरह दरवाजे से जाएंगे आप? आर्यन, तुम्हारे मम्मी पापा? रिद्धिमा, वो सब हम संभाल लेंगे। रिद्धिमा आर्यन को उसका हाथ पकड़े पकड़े धीरे धीरे मेन गेट तक ले आती है। आर्यन जाते जाते उसके गालों पर तेजी से किस करके अपनी बाइक की तरफ भाग जाता है। रिद्धिमा हैरानी से शर्म से मुंह लाल किए खड़ी थी। दूसरे दिन आर्यन रिद्धिमा को स्कूल के बाहर खड़ा मिलता है। आर्यन रिद्धिमा की तरफ आते हुए, हेलो जान। रिद्धिमा, डीएम साहब को कोई काम नहीं है? आर्यन, वह इतना काम छोड़ के आपसे मिलने आया हूँ और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। रिद्धिमा थोड़ा गंभीर होकर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आर्यन, चलिए कहीं चलते हैं। आर्यन रिद्धिमा को कॉफ़ी शॉप ले आता है। रिद्धिमा, आर्यन, हम कुछ ही दिनों में 25 साल के हो जाएंगे, फिर हम अपने मम्मी पापा को हम दोनों के बारे में सब बता देंगे। तब तक आप भी हमसे प्रॉमिस करिए कि आप भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आर्यन के चेहरे पर अब खिंचाव आ जाता है क्योंकि वो तो पहले से ही सारी सच्चाई जानता था। आर्यन, रिद्धिमा, ऐसा वादा क्यों लिया होगा तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे? रिद्धिमा, आई डोंट नो। आर्यन, अच्छा मान लो कि उन्होंने पहले से ही तुम्हारे लिए जीवन साथी चुना हो तो? रिद्धिमा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे मम्मी पापा इतने दकियानूसी सोच के नहीं हो सकते। आर्यन बहुत तेजी से रिद्धिमा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेता है। आर्यन, प्लीज रिद्धिमा, मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत, मैं मर जाऊंगा। रिद्धिमा अपना हाथ आर्यन के मुंह पर रख देती है। खबरदार जो ऐसी बातें दोबारा निकाली अपने मुंह से। आर्यन, यू आर माई लाइफ नाउ, अब हम कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपसे दूरी नहीं। आई लव यू। आर्यन, अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम्हें मुझसे प्यार है? आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।